तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में भारत स्वाभिमान की यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे। भारत स्वाभिमान के वरिष्ठ भाई सत्य प्रकाश जी के आग्रह पर उनके निवास स्थान पर, जहां स्वामी जी को फूल माला देकर वृद्ध महिला ने स्वागत किया एवं तिलक व फूल अर्पण किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी चल दिए मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव के लोग स्वामी जी के काफिले को रोक आशीर्वाद लेते। ऐसा ही कुछ किया जब स्वामी जी का काफिला गुजर रहा था टीणना गांव से, तो टीणना गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का माल्यार्पण किया। यहाँ उपस्थित लोगों को स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, गांव ने अपनी संस्कृति को संजो के रखा है। हम सबके बड़े बुजुर्ग गांव में रहते थे। भारत गांव का देश था, इसलिए 200-250 सालों में शहरों की संस्कृति विकसित हुई। अब हर गांव का आदमी शहर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब इस भारत को आगे बढ़ाना है, सबके मन में एक ही संकल्प है। और जो गांव की परंपराएं हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, सच्चरित्रता है, पवित्रता है, उसको हमें बरकरार रखना है। पहले चोरी चकारी गांव में बिल्कुल नहीं होती। गांव के लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते थे, सब मिलकर फैसला किया करते थे, बिना ही कहे सब धर्म का पालन किया करते थे। कोई गलती करते तो सारा गांव दंड किया करता था। गांव में स्वर्ग था। ये बहुत पुराने राम के जमाने की बात नहीं कर रहा, ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। भाई बहनों, अपने को ये गांव में ये ईमानदारी, ये सच्चाई, ये पवित्रता, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। संस्कृत के श्लोकों में वही लिखा रहता था, बोले दूसरे का धन मिट्टी के समान, और दूसरे की माँ बहन बेटी अपनी माँ बहन बेटी के समान। मातृवत परवारे से परद्रव्य से रोषोत आत्मा स्वर्गूते सुजा पश्यति से पंडिता। ऐसी अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। बड़े बुजुर्ग कोई भी जब घर से बाहर कोई घर का बच्चा जाता उसको एक ही बात कहते थे, बेटा अपने पूरे वंश परिवार पर कलंक मत लगा देना। बस एक ही बात कहा करते थे, भाई अपने बेटा अपने कुल वंश परिवार पे कलंक मत लगा देना। बाकी जहां जाओ खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब सुख भोगो, लेकिन भाई कोई कलंक लगाने वाला काम मत करना। तो ये गांव की संस्कृति, ये गांव की सच्चाई अपने को बरकरार रखनी। रही बात देश की, अपने जीवन को तो अच्छा बनाना ही है। देश में हमारा कमजोर नहीं है, और एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जो 3 मुद्दों की हमने बात की है, उस तरफ तो पूरे देश को सोचना पड़ेगा। और जिस दिन पूरा देश मजबूती से इस तरफ आगे बढ़ेगा, तो न भारत में गरीबी रहेगी, न भारत में अशिक्षा रहेगी, न भारत में बेरोजगारी रहेगी, और न भारत में महंगाई रहेगी। ये 4 बड़ी समस्याएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की, और बड़े हो जाए तो कमाई की, बेरोजगारी की, और वह कहीं भी जाए तो जो भी चीज खरीदो इतनी महंगी। तो ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये अशिक्षा, इनका समाधान कैसे होगा? हर चीज के लिए चाहिए पैसा। पैसा 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का जिस दिन हिंदुस्तान को मिल जाएगा, उससे हिंदुस्तान तो स्वर्ग बन ही जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत बन जाएगा। तो मैं आप सबसे भी बस 1-2 बातें पूछता हुआ, बच्चे तुम्हें भी पढ़ा लिखा भारत चाहिए कि अनपढ़? सब पढ़ा लिखा भारत चाहते हैं। और गरीब भारत चाहिए कि अमीर? और चीजें सस्ती चाहिए कि महंगी? सबको यही चाहे। और ये होगा कैसे? ये तब होगा जब ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलेगी, ये भ्रष्टाचार मिटेगा, और ये 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों का लूटा हुआ हिंदुस्तान को वापस मिलेगा। इसकी तरकीब भी ढूंढ ली है, इसकी तरकीब भी हमने ढूंढ ली है। और वो तरकीब क्या है? तरकीब ये है कि ये जो पैसा लूटा है, ये 3 लोगों ने लूटा है। कुछ अच्छे भी नेता हैं, कुछ अच्छे अधिकारी और व्यापारी भी, लेकिन बेईमान नेता, बेईमान अधिकारी और बेईमान व्यापारी, बड़े उद्योगपति, इन 3 ने गड़बड़ की।
इन तीन के ऊपर एक जनरल FIR बोलते हैं उसको, करेक्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक ऐसा कानून है, इसको सारी दुनिया मानती है। जिस दिन इसके एक एक्ट के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस काम को कराएंगे, 2012-13 में वो काम होगा और हिंदुस्तान बचेगा। बोले भाई 400 लाख करोड़ रुपया आएगा तो बापा ने मिलेगा कि देश में मिलेगा? हुक्म भी साथ दोगे डंडे वालों? बापा हम तो बच्चे ही हैं, मरते मरना तो यही, मरते मरते भी देश के काम आगे तो भला ही है। तो बोलो सब लोग मदद करोगे ना? तो बोले भाई यो काम कर लेंगे तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कीनड़ा गांव के लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए बुढ़ाना की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके काफिले को रोक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी पहुंचे बुढ़ाना, जहां पहुंचने पर स्वामी जी महाराज का वंदे मातरम एवं भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर स्वामी जी को लोगों ने फूलों की माला भेंट कर सम्मान किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को देश की शक्ति से अवगत कराया तथा काले धन को वापस लाने व भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र से अवगत कराया। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई, और इन चारों समस्याओं की दवाई है पैसा। पैसा होगा तो आदमी पढ़ाई भी कर लेगा, पैसा होगा तो फिर महंगाई का मतलब भी नहीं रहेगा, पैसा होगा तो आदमी खुद भी कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। सब रोगों का इलाज पैसा, और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पैसा ना हो। दरअसल हमको अपने अपने बैलेंस शीट का तो पता है कि मेरे घर में कितना पैसा है, मेरे परिवार में कितने खेत हैं। देश की ताकत का बहुत कम लोगों को पता, मुल्क की क्या ताकत है। हमें कोई समाधान बताता है कि हम आरक्षण दे देंगे। अब आरक्षण से माना दलितों का, वाल्मीकियों का, गरीब जातियों का कुछ उद्धार हुआ, लेकिन 100 में से 1 का हुआ। अरे देना है तो 400 लाख करोड़ रुपए काला धन दे दो, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे सारे पैसा। इतने स्कूल, इतनी कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी बना देंगे, हिंदुस्तान के नहीं अमेरिका और पाकिस्तान के भी बच्चों को अपने हिंदुस्तान में। ये सारे शातिर, गद्दार, बेईमान, भ्रष्ट, नालायक ये देश के लोगों को रोज धोखा देते हैं। ये कहते हैं हम मुसलमानों को बचाएंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम दलितों को बचाएंगे, हम वाल्मीकियों को बचाएंगे, वनवासियों को अधिकार देंगे, लेकिन अपना जो लूटा है देश का हक वो हिंदुस्तान को नहीं देंगे। 400 लाख कोई थोड़ा मोटा पैसा नहीं होता साहब। मुजफ्फरनगर को भी 62,500 करोड़ रुपए मिलेगा, थाने तक खर्च नहीं होगा। ये इतना पैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर सब यदि 400 लाख कोई पैसा हिंदुस्तान में, तो अशिक्षा का मतलब ही आरक्षण की जरूरत है। इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में इतनी ज्यादा अपने पास में धन दौलत होगी कि भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 732 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अमेरिका की, 503 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चीन की, चीन दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है 215 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जापान की, और 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। जितने 400 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, 602 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 15 से 20 हो जाएगा, और 1 वर्ष के अंदर भारत अमेरिका से भी बड़ी विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। ये कोई आंकड़े में आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ये हकीकत है। भारत देश को कमजोर नहीं है, वो सारा एक एक पाई का हिसाब हिंदुस्तान के लोगों को लेना है। फिर से देश में दरिद्रता नाम की चीज नहीं है, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। अब सब राजनीतिक पार्टी मुंह बंद कर ले भाई बहनों, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अब सारे राजनीतिक पार्टियां देखो, जिस किसी को देखो वो कहता है काला धन आना चाहिए, लाल बनाना कोई नहीं चाहते मेरे बेटे। ये सारी राजनीतिक पार्टियों के मैं नाम नहीं ले रहा,
सब कह रहे काला धन आना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। प्रक्रिया की कोई बात नहीं कर रहा। प्रक्रिया एक हमने बता दी है। मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, अभी देश के लोगों की प्रतिक्रिया के लिए 7 दिन तक वेबसाइट पे डाला है, 7 दिन बाद में उसको भेजेंगे और कहेंगे या तो अपना राष्ट्र धर्म निभाओ, और यदि राष्ट्र धर्म नहीं निभाते तो सिंहासन से उतरो और मेरे साथ शासन करने में लग जाओ। सिंहासन को जबरदस्ती करने के लिए नहीं होता है, सिंहासन तो देश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए होता है। तो भाई बहनों, ये तो हिंदुस्तान अब बदलेगा, हिंदुस्तान को उसका हक भी वापस मिलेगा। हमारे मुस्लिम भाई बैठे मेरे सामने, मुस्लिम धर्म में दारू पीना गुनाह, वो साहब यही बात है, इस्लाम के अनुसार दारू पीना गुनाह है, हराम है। तो भाई गीता में दारू पीना लिखा है क्या? तो महाभारत में रामायण में वेदों में लिखा है। तो भाई जितने भी बैठे हो, दारू और बोले बाबा जी क्या की मत करते हो? अच्छा हम राम राम बोल रहे हैं, एक हुक्के की भूल भरी और मेरा राम राम। अरे भैया जा राम राम बैठ बिल्लो कब राम राम बोलते बोला कब बताओ, राम जी कब देते, भगवान कृष्ण जी कब देते, भगवान हनुमान जी कोको कोला पेप्सी पीते। अपने बड़े पुरखों को देखो, उनका आदर्श अपने जीवन अपने सामने रखो। तो भाई एक काम ये कर लो, ये नशा छोड़ दो, नशा छोड़ने से आधे विनाश से तो ऐसे बचे। एक बोले बाबा बड़े बड़ों को सिर्फ घोड़ा तो बहुत घूम कर लिया करता था, ये सब हमने बना दिया। देखो सब महापुरुषों का इतिहास और चरित्र शास्त्रों में मिलता है। शिव पुराण में कहीं लिखा कि घोड़ा भांगाया करता था, रामायण में कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम में कोई भी दोष था, महाभारत में कहीं लिखा कि भगवान कृष्ण में कहीं कोई उनके चरित्र पर एक रत्ती भर में कहीं दाग था। तो हमें अपना चरित्र शिव जैसा बनाना है, पुरखुल जैसा बनाना है, जीवन को पावन बनाना है। अब अंतिम बात, चलो छोड़ो अच्छाई बुराई क्या है, धर्म धर्म क्या है, भाई ये जितनी भी चीजें हैं अपने को, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, नशा हो, हिंसा हो, झूठ हो, बेईमानी हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, अपने को दुराचार व्यभिचार करोगे तो चाहिए हो जाएगा, चोरी जारी करोगे तो ये संसार चलेगा ही और अपने को दुख देगा। इसलिए धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर। और जहां तक बात है योग की, तो भाई योग अपने को निरोग बनाने के लिए आज दुनिया का टॉप पे दवा और हथियार बनाने में लगा है, लेकिन एक भी बीमारी का इलाज नहीं है, खाली बीमारियों को कंट्रोल करते हैं दवाई। और भाई सांसों की क्रिया से यदि हमारी बीमारियां ठीक हो जाए तो सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा योगाभ्यास करें। ये अंधेरा जरूर छटेगा, सवेरा आएगा। और ये तो भूमि ऐसी है जहां पर एक कृषि करने वाले ऋषि ने, चौधरी चरण सिंह जी कृषि करने वाले इस युग के ऋषि थे, और उन्होंने जो दर्शन दिया उसी से ही किसानों का हित हो सकता है। मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। और हमें अपने ही हाथों से पुरुषार्थ और कर्म करते हुए अपने जीवन को भी महान बनाना है और अपने भारत को भी महान बनाना है। बोले भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। उद्बोधन पश्चात स्वामी जी ने यहीं पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्वामी जी चल दिए प्रबुद्ध नगर जिले की तहसील शामली की ओर, जहां हजारों लोग स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। यहां के मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया तथा स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने शामली नाम सुना था। दरअसल शामली से
एक तो गुड़ लेके जाते थे लोग। जिस गांव में मैं पैदा हुआ तो पहले तो गुड़ को ही मिठाई समझते थे। तो बचपन में मैंने शामली का गुड़ खाया है। लगता है जाने से पहले आज भी खिला ही देंगे आप लोग। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, इधर पहले वो जो ऊंट या बैलगाड़ी भी बनती थी क्या पहले? तो बुग्गी, वो बुग्गी महारा बापू अड़ते बना के लेके गया था और वो बुग्गी मैंने भी चलाई थी। तो शामली का पहला परिचय मेरा गुड़ और बुग्गी से हुआ था। और आज शामली में आप सब भाई बहनों को अपने दाईं ओर, अपने बाईं ओर और अपने सामने पा करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। शामली को जिले का भी दर्जा मिल गया है। प्रबुद्ध नगर के सभी प्रबुद्ध भाई बहनों को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग करता रहा। पहले अपने ऊपर योग का प्रयोग किया, उसके बाद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के शिविर लगाए अभी तक की जिंदगी में। केवल देश ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में। आस्था के माध्यम से संस्कार जी नेटवर्क, इंडिया टीवी, स्टार न्यूज, तमाम चैनलों के माध्यम से ये योग का प्रवाह भारत में चलता रहा। और अभी भी पूरे विश्व में आस्था इंटरनेशनल हो या संस्कार हो या जी नेटवर्क हो, शायद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां अब ये कपालभाति अनुलोम विलोम ना पहुंचा हो। और मुझे गर्व है, जो योग हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी विरासत है, सबसे बड़ी धरोहर है, आज पूरी दुनिया के लोग योग की शरण में आ रहे हैं। 7 अरब के करीब पूरी दुनिया की आबादी है और ये 7 अरब की दुनिया कमोबेश अब योग के बारे में जानती है। योग मात्र एक व्यायाम के रूप में ही नहीं, एक चिकित्सा पद्धति के रूप में, एक जीवन पद्धति के रूप में और एक साधना पद्धति के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है। रोगियों के लिए योग चिकित्सा पद्धति, अब किसी को अस्थमा है, किसी के शरीर में कमजोरी है, किसी को कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई, एमएस, बहुत तरह की बीमारियां। दरअसल बीमारियों के नाम आजकल अंग्रेजी में ज्यादा प्रचलित हो गए और वो नाम सुनकर के हम डर जाते हैं। ये तो एसएलई की बीमारी हो गई, ये तो एमएस की बीमारी हो गई, ये डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम हो गए, ये तो स्ट्रेस हो गया, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और अब तो कैंसर भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में करीब 10 लाख लोगों की कैंसर से मौत होती है और हर समय 25 से 30 लाख लोग कम से कम कैंसर से पीड़ित, और नए नए लोगों की रोज डायग्नोज हो रही है कैंसर की प्रॉब्लम। और इलाज क्या है? इलाज है लंबे श्वास लो, अब भाई एकदम पहलवानी स्टाइल से भी मत करना, कभी तुम शामली स्टाइल से करो। हाँ, वो घनी जोर से ज्यादा जोर से करने से घना फायदा नहीं होगा। उससे तो शरीर की जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए अब ऐसे करने से कैंसर ठीक होता है। कैसे? इसका एक मैकेनिज्म है। आज मैं थोड़ी देर में ही आपको जो मैंने जिंदगी भर में सीखा है सार रूप में वो बताने की कोशिश करूंगा कि ये बीमारियां कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होती, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका पूरा मेथड क्या है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और रोग कैसे योग से मिटते हैं ये भी बताएंगे। और ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन कैसे आएगा इसका भी मेथड बताएंगे। और हम मिलकर के ये 400 लाख करोड़ रुपए भी लेकर के आएंगे, देश को भी ताकतवर बनाएंगे और योग से स्वयं को भी शक्तिशाली बनाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया है, ये कोई हवाई बातें नहीं है, खाली ये कोई सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये तो सब यथार्थ से जुड़ा हुआ विज्ञान है योगिक। और ऐसे ही योग शास्त्र के बाद में अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। रोज 5 मिनट कर लो। कैंसर कैसे ठीक होता है और कैंसर होता क्या है?
ज्यादा पॉल्यूशन से, बीड़ी सिगरेट शराब से, ज्यादा नमक खाने से, ज्यादा कैफीन के सेवन से, जेनेटिक रीजन से। किसी के माता पिता को कैंसर है, बच्चों को कैंसर होने की 99% संभावना है। जितनी भी हमें बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे जोड़ों में दर्द है, चाहे मोटापा है, चाहे लीवर किडनी कमजोर है, चाहे चमड़ी का रोग है, चाहे आंखों का या बालों का रोग है, 99% बीमारियों का मुख्य कारण जेनेटिक रीजन से, वंशानुगत। अब किसी के पिता की खोपड़ी के बाल उड़ गए तो बेटे को उड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रीजन है। किसी के माता पिता की आंख कमजोर है तो बच्चे की होगी। किसी के मां बाप को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, कैंसर की, टीबी की प्रॉब्लम है, तो बच्चे को 99% उसकी संभावना रहती। उम्र के साथ वो चीजें प्रकट हो जाती है। फिर जेनेटिक रीजन से कैंसर है, एनवायरमेंटल डिजीज है। आजकल तो एयर, वाटर, सॉइल, हमारे साग सब्जियां, अनाज सब कुछ पॉल्यूटेड हो गए, प्रदूषित हो गए, कैंसर हो जाता है। अब कैंसर मिटेगा कैसे? जहां ऑक्सीजन जाएगा वहीं कैंसर मिट जाएगा। देखो, दो तरह की हमारी कोशिकाएं हैं, एक हेल्दी ह्यूमन सेल, स्वस्थ मानवीय कोशिकाएं, एक दूसरा अनहेल्दी ह्यूमन सेल, कैंसरस सेल्स, टीबी के सेल, डिजीज के सेल, बैक्टीरिया के सेल। बैक्टीरिया के सेल अंदर जाएंगे, टीबी के सेल अंदर होंगे, कैंसर के अंदर सेल होंगे, तो ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की विजातीय तत्व हैं, जो हमारे शरीर की बीमार कोशिकाएं हैं, अस्वस्थ कोशिकाएं हैं, रोगग्रस्त कोशिकाएं, उनको किल करता है। अंदर के बैक्टीरिया, वायरस उनको किल करता है। ये प्राण, ये बड़ी शक्ति है इसमें। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट। दिस इज साइंटिफिक ट्रू। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च होती है कैंसर के ऊपर। तो क्या किया, एक बोतल में, एक परख नली में कैंसर के कीटाणुओं को भर दिया, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर के, और उसमें ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो सारे कीटाणु मर गए। तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, मनुष्य की स्वस्थ कोशिकाएं, चाहे ब्रेन सेल है, चाहे वो स्किन सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, अच्छी कोशिकाएं ऑक्सीजन पर सरवाइव करती हैं, जिंदी रहती हैं, और खराब कोशिकाएं ऑक्सीजन ज्यादा जाने से मर जाती हैं। तो ये तरीका हो गया। आपके शरीर में जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल होता है, उसकी अपेक्षा जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो कम से कम 10 से 20 गुना ऑक्सीजन का इनटेक, ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए लंबे सांस लेने से कैंसर मिट जाता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये उसका मैकेनिज्म है, कैसे कैंसर ठीक होता है। तो लंबे सांस लोगे तो कैंसर की बीमारी पहली बात तो होगी ही नहीं, और है तो मिट जाएगी। चाहे फेफड़े का कैंसर है, चाहे खून का कैंसर है, रक्त कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, ब्रेन, फिर टीबी की बीमारी, फिर इसी तरह से ऑटोइम्यून डिजीज, डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया। अच्छा, कमजोरी नहीं रहती है। एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होगी डीप ब्रीथिंग करने से। ये 5 मिनट रोज करना, बहुत जबरदस्त है, बिना पैसे की दवाई है और परमानेंट इलाज है। एलोपैथी में एक भी दवाई नहीं बनी जो किसी बीमारी को परमानेंट ठीक कर दे। ये मलेरिया और ये टीबी के लिए भी जो दवाइयां बनी, ये भी बेअसर हो जाती है। आजकल तो मच्छर इतने तगड़े हो गए, दवाइयों से भी नहीं मरते। अब प्राणायाम ही एकमात्र रास्ता है। बाकी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोई भी पेन की, लिवर की, किडनी की, ब्रेन की, और स्ट्रेस की कोई दवाई है ही नहीं ना। योग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। हाँ, भस्त्रिका के बाद कपालभाति। पहले तो भस्त्रिका से फेफड़ा और मैंने कहा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, एनर्जी को पैदा किया, और ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, टीबी आदि के लिए, और शुगर के लिए भी जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होंगे, शुगर लेवल डाउन जाएगा। अब दूसरा ही कपालभाति, ये तो फेफड़े का था, अब नीचे बढ़ा।
देखो राइट साइड में लीवर, इधर है स्प्लीन, बीच में इंटेस्टाइन, नीचे है किडनी और माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स और इधर ये गॉल ब्लैडर। तो कपालभाति करेंगे, किडनी में पथरी नहीं बनेगी, टुकड़ेगी नहीं, किडनी फेल नहीं होगी, लीवर में हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंतों में कोलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटाइटिस की, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटा पेट नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इधर ये बीमारी होती है फेफड़ों में, इधर दमा का श्वास का रोग नहीं होगा, इधर ये थायराइड में बीमारी होती है, उसको T3 T4 TSH का इम्बैलेंस होने से फिर आंखें बाहर आ जाती है, कोई आदमी बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला रह जाता है। देखो घी खाने से आदमी मोटा नहीं होता, ये थायराइड गड़बड़ होने से मोटा होता है। ये करो तो कभी भी जिंदगी में मोटे नहीं होगे, ना पतले रहोगे, ना ओवरवेट ना अंडरवेट। ये थायराइड कंट्रोल करता है। कपालभाति और उज्जयी। ऐसे ऐसे तो कपालभाति बड़ा जबरदस्त है। लीवर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को, पेनिक्रियाज को, यूट्रस को, ओवरी को, प्रोस्टेट को, सारे अंदर के सिस्टम को एकदम फिट कर देता है। देखने में छोटा सा है। बोले बाबा फूक मारने से क्या होगा? मैंने कहा फूक निकल गई तो फूकना ही पड़ेगा, सारा खेल ही फूक का है। फूक के अलावा तो कुछ है ही नहीं। फूक निकल गई तो फूकना ही बाकी रहता है फिर तो। ये सारा जीवन, ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। ये प्राण विद्या, ये प्राण की शक्ति बहुत अद्भुत है साहब। अब इसको भी बहुत जोर से नहीं करना, बहुत धीरे भी नहीं करना। एक बोला बाबा जी मैंने कपालभाति किया, मेरा पेट तो कम नहीं हुआ, वो नीचे से कर रहा था। ये नीचे वाली कपालभाति। एक बोला बाबा जी मेरा तो गला सूज गया, वो ऐसे कर रहा था। मन का अच्छा हुआ तेरा गला फटा नहीं। हाँ जोर से ऐसे करो ना तो हर्निया भी हो जाता है, बीपी शुगर, बीपी हाई हो जाता है, आंखों में प्रॉब्लम आती है, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है। आराम से करना चाहिए। विधि है ना, मेथड, वो बहुत जरूरी है। कुछ कंधे हिलाने लग जाते हैं, कुछ मुंडी हिलाने लग जाते हैं, कुछ होठ हिलाने लग जाते हैं, कुछ तो पूरे भूतनी की तरह हिलने लग जाते हैं। मैंने कहा भाइयों कहां से सीखा? बोले बाबा जी आपसे ही तो सीखा। अपने घर की कपालभाति डिजाइन कर लेते हैं। ये कपालभाति बड़ी जबरदस्त, एकदम फिट रहेंगे। सबको कैसा शरीर चाहिए? उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, एकदम सदी हुई जंघाएं, एकदम फिट बॉडी चाहिए। और यहां कोई पता ही नहीं लगता कि कहां क्या है। ऊपर से नित्य तो गोल मटोल पूरा फुटबॉल हो रखा है। कुछ तो पूरे फुटबॉल हो रखे हैं और किसी किसी की मुसीबत आ रखी है, टांगे सिगरेट जैसी, हाथ बीड़ी जैसे। और उनका कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगे जैसे एक्सरे करवा दिया हो। बड़ा खाता पीता तो बहुत है, लगता नहीं। ऊपर से खाता है, नीचे से निकल जाता है, आउटपुट इनपुट बराबर है। तो ये कपालभाति से भीतर टिकेगा। कपालभाति ये भीतर ठीक हो जाएगी। तो जितनी जरूरी है उतना मसल्स के लिए क्या चाहिए बोलो? प्रोटीन। हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। आयरन के लिए खून के लिए क्या चाहिए? आयरन। ऐसी पूरे शरीर के लिए खुराक चाहिए। वो सारी खुराक, इंजन तो यहां से चलता है। शरीर चलता है पेट से और जीवन चलता है दिमाग से। कपालभाति से पेट और दिमाग दोनों ठीक हो जाते हैं। और जिसका पेट ठीक है, जिसका दिमाग ठीक है ना, उसके जीवन में तरक्की होगी, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और योग से दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पेट ठीक हो जाएगा और दिमाग ठीक हो जाएगा, आहार ठीक हो गया और विचार ठीक हो गया, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार ठीक हो जाएंगे और इंसान के भीतर से भगवान की शक्ति प्रकट हो जाती है। बहुत अद्भुत विद्या है, बहुत बड़ी विद्या। सब कुछ भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान भीतर है, ज्ञान भीतर है, सुख भीतर है, शांति भीतर है, सारा ब्रह्मांड भीतर है, सब भीतर है। गर्मी भी भीतर ही है। बाहर से तुम, अभी सर्दी आने वाली है ना, सब स्वेटर पहनने लग जाते हैं। भीतर की गर्मी खत्म होगी तो बाहर की स्वेटर ठंड नहीं रोक सका है। स्वेटर पहन के भी कांपते रहते हैं। प्राणायाम करोगे सर्दी लगती ही नहीं। मैंने जिंदगी में कभी स्वेटर पहना ही नहीं।
अमेरिका में भी मैं गया, ब्रिटेन में गया, उधर चीन बॉर्डर के ऊपर कौन सी जगह है बहुत वहां तो एकदम -20 डिग्री टेम्परेचर, और मैंने यही ऐसे ही ओढ़ रखे, और मेरे साथ वाले सब मेरे का क्या हो रहा है बोलकर, बस सर्दी लग रही है। मैंने कहा प्राणायाम कर लिया करो। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं बस इलाज ही खाता होगा। तो भाई योग करोगे तो अपने आप ही, हाँ? योग करोगे अपने आप भीतर से गर्मी आएगी, सब रोग अपने आप खत्म होंगे, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं। एक कपालभाति बड़ा जबरदस्त है, रोज करना। ज्यादातर पैसे किसमें खर्च होते हैं? दवाई में, फिर बच्चों की पढ़ाई में, और बाकी तीसरा काम तो हम बेवकूफी में करते हैं। अब दवाई पढ़ाई का तो फिर भी, दवाई का खर्चा तो तुम 100% बचा सकते हो योग करके। पढ़ाई वाला जो है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार हो गया है शिक्षा का तो। और तीसरा, एक गांव का आदमी दूध बेचने जा रहा, मैंने कहा भाई क्या करने जा रहा है? बोलो बाबा दूध बेचने जा रहा हूं। मैंने कहा क्या करेगा? बोलो दूध बेच के बीड़ी का खर्चा निकालूंगा। दूध बेच के बीड़ी का, दारू का खर्चा निकाल रहा, बावड़े दूध ही पी ले। दूध बेच के बीड़ी का, दारू का खर्चा निकाले, बताओ यो ठीक है ना भाई काम? हाँ, एक कपालभाति करो, दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ी देर लगातार करो, एंडोर्फिन पैदा हो जाता है, उसकी जो केमिकल वैल्यू होती है मॉर्फिन से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो प्राणायाम योग अभ्यास करते हैं उनको दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी, बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना अद्भुत है सब ये। फिर भाई ये प्राणायाम ऐसे, आप भी करोगे ना? बोल बाबा यहां तो पाप का घड़ा भर रखा है। हाँ सुनो, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। करोगे? एक बोलो बाबा इसमें क्या लगता है? वो करने लगा, आगे से तो घुमा नहीं, पीछे से घुमा दिया। आगे तो पूरा ट्रैफिक जाम है। अब मुझे थोड़ा हंसाना भी तो पड़ेगा आपको। अब यहां कोई जो है, देखो सुनो, ये सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन बच्चों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिनका गला खराब रहता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी बार बार होता है, ये थायराइड की बीमारी बहुत होने लगी, गले खराबी, किसी को गले में कफ टपकता रहता है। योगियों के ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकता है और रोगियों के विष टपकता है, उससे पूरा पेट खराब हो जाता है, फिर मसोड़े खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, पैरिया की बीमारी हो जाती है। कपालभाति उज्जाई करो, सब बीमारी खत्म। बीमारी नाम है भीतर की कमजोरी का, बीमारी नाम है भीतर के असंतुलन का, वात का, पित्त का, कफ का, एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का असंतुलन, सप्त धातुओं का असंतुलन, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का असंतुलन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का असंतुलन। योग से सब कुछ संतुलित हो जाता है और संतुलन ही स्वास्थ्य है। एवरी इम्बैलेंस इन आवर सिस्टम इज अ डिजीज, वेयर इज अ बैलेंस सिस्टम गिव्स अस गुड हेल्थ। ये तो डेफिनेशन है स्वस्थ की और बीमार की। स्वस्थ आदमी कौन है? उसके पैरामीटर बना रखे भाई। आदमी का स्वस्थ शरीर किसका? जिसका बीपी, जिसका शुगर, जिसका कोलेस्ट्रॉल, भीतर के केमिकल सोर्स हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है ना, वो नहीं रहना चाहिए। सब कुछ बैलेंस, एक निश्चित मात्रा में, इतना वजन, इतना बीपी, इतना शुगर, ये सब है। बीएमआई से लेकर के कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर से लेकर के सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो भी है ना, किसी भी लेवल पर, करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके मैंने इस बात को समझा, जाना, पहचाना, सबको बताया।
ये कपालभाति अनुलोम विलोम की बात। ये देखो, ये इससे सारी भीतर की नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, मन चित्त शुद्ध हो जाता है और देह देवालय शिवालय बन जाता है। फिर भ्रामरी, जब कान ऐसे बंद करके, मुख बंद करके ओंकार का नाद करते हैं ना, तो मन एकदम शांत हो जाता है। फिर उद्गीत, ओ फिर सांसों पर ध्यान करते हैं। इतना तो प्राणायाम, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े आसन, थोड़ा व्यायाम जो आपको हम बताते हैं। अब छोटी छोटी बातें, ये रोज प्राणायाम करना, थोड़ा व्यायाम, आसन, जो आस्था देखते हो ना, देखते हो, करते भी हो रोज या कभी कभी। कितने लोग योग करते हैं जरा मैं देखो तो, सामने वाले रोज या कभी कभी तो कर ही ले। हाँ, कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, जब बादल हो ना तो कुटरू कुटरू करने लगे थोड़े। हाँ, जी थोड़ा वजन सा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, गड़बड़ी हो जाए, बोले बाप योग ही कर लो, चलो नहीं तो बीमार हो जाएंगे। सुनो, करते हैं, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। सुनो, अच्छा गांव से कितने आए भाई? फिर ये सामने वाले खड़े हैं भाई, गांव वाले हाथ हिलाइयो जरा, एक बार जोरदार तालियां भाई इनके लिए। हाँ, जरा एक बार सामने वाले भी शकल दिखा दियो तो भाई, गांव वाले भारी पड़ गए भाई। हाँ? माताएं शामली की ज्यादा ही हैं। हाँ, ये आदमी तो थोड़ा व्यापारी है ना, वो अपने चक्कर में लगा होगा। देखो, अच्छी बात है, माताएं अच्छी संख्या में है। सुनो, धन कमाना चाहिए। देखो, धन के लिए खूब दीवानगी है लोगों में, धन के लिए पागलपन है, होना ही चाहिए। लेकिन भैया धन किसके लिए? ये धन तन के लिए है। जब कैंसर हो जाएगा और पटाखा फूटेगा तब क्या काम आओगा? इसलिए धन के लिए पागलपन, धन के लिए जुनून होना ही चाहिए। धन कमाओ, भवन बनाओ, भूमि खरीदो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, खूब प्रोग्रेस करो, खूब जीवन में आपको बरकत हो। लेकिन सबके साथ अपने सेहत को ठीक रखो, अपने मन को ठीक रखो, अपने विचारों को ठीक रखो, अपने संस्कारों को ठीक रखो, गुरु में श्रद्धा रखो, शास्त्र में श्रद्धा रखो, धर्म में श्रद्धा रखो, भगवान में श्रद्धा रखो और अपने देश के प्रति प्यार करो। यह भी जरूरी है। देखो, देश अच्छा नहीं होगा, धन तो बहुत है, उधर अफगानिस्तान में भी बहुत लोगों के पास, पाकिस्तान में भी बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन सुबह से शाम तक डरे डरे सहमे सहमे रहते, कब कौन मार दे। इसलिए सबका संतुलन जीवन में जरूरी है। भाई बहनों, मैंने थोड़ी देर आपको योग के बारे में बात की, अब थोड़ी दिनचर्या के बारे में बात करता हूं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और उठ करके पानी पिया करो, और बैठ करके पानी पीना, खड़े होकर के पानी नहीं पीना। दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। सर्दियों में 3 लीटर, गर्मियों में कम से कम 4 लीटर। इतना लिक्विड जाएगा तो किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कोई समस्या होगी नहीं। खाना तो लगभग पूरा खाते हैं, बल्कि कुछ तो ज्यादा खाते हैं। ऐसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश खाता पीता है थोड़ा सा। हाँ, यहां सेहत देख के पता लग जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। सुनो, जो है खाना तो खाने में पूरा ध्यान देते, पानी पीने में ध्यान नहीं देते। 99% लोग कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने से भी बीमारियां होती हैं। 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। सर्दी में आदमी कम पानी पीता है, बोले पानी पिएंगे तो मूतना पड़ेगा। अरे भाई, पानी नहीं पिएगा तो थोड़ी देर में तेरा मूत ही ना उतरेगा। हाँ, किडनी खराब हो जाएगी, फिर एक एक बूंद पानी को तरसेगा। सच बता रहा हूं आपको। और गर्मी में जब प्यास लगती है तब तो पी लेता, उसके बिना पीता नहीं, फिर भीतर से कब्ज और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी हो या गर्मी, 3 से 4 लीटर। गर्मियों में मैंने कहा 4, सर्दियों में 3 लीटर पानी जरूर पीना। और पानी धीरे धीरे पीना, तेज पानी, जल्दी पानी पीने से, और बहुत से तो यूं मुंह उठाकर पानी पियो, पता नहीं वो कौन सा स्टाइल है। बस मांसाहारियों को जीभ से पानी पीता देखा है, ऐसे ऐसे। आप लोग होठ से पानी पीते हो या जीभ से? होठों से, मुंह से पानी पीते हो ना, यूं जीभ से तो यूं नहीं पीते। जैसे छिपकली पीती, जैसे
वो बिल्ली, कुत्ता, शेर भी ऐसे पीते, जितने भी मांसाहारी है। एक बोला बाबा जी हम शाकाहारी है मांसाहारी है। मैंने कहा देख ले भाई, शेर को देख ले, कुत्ते को देख ले, सांप को देख ले, जितने भी मांसाहारी है किससे पानी पीते हैं? जीभ से। हा? जितने शिकारी बैठे हैं ना, जो मुर्गे रगड़ते हैं, कुछ शुअर रगड़ते हैं, को तो गाय, भैंस, घड़ा, गधा, घोड़ा। मैंने एक से पूछा भाई क्या खाया? बोला बाबा जी चलने वालों में आदमी को और ठहरने वाले में पत्थर को छोड़ के बाकी सब कुछ खाया। कुछ तो इतना खाते रहते। सुनो, यदि तुम मांसाहारी हो तो जीभ से पानी पी के दिखाओ, एक बूंद चला जाए तो पानी में डुबो जीभ और पियो पानी। बिल्ली है और कुत्ता है, शेर है, जितने भी मांसाहारी है सब पानी पी लेंगे, जीभ से पीते हैं, वो मुंह से पी ही नहीं सकते। उनकी आंखें रात को देखती शिकार की तलाश कर सके। उनके पंजे होते हैं, कोई चाकू से थोड़ी मांस काट के खावे, वो खाओ पंजों से नोच के खा जाते हैं। भाई बहनों, अच्छी अगली बात मैं कह रहा था आपसे, पानी जल्दी जल्दी मत पीना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, भोजनांत विषमारी, दूध के साथ नमक आदि मत खाना। ये कुछ आपको हेल्थ टिप्स बता रहे हैं। और हरी सब्जियां ज्यादा प्रयोग करना, चबा चबा करके खाना खाना, खुश रहना। जो खुश रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और सुंदर रहते हैं। 3 चीजें बता दी है। स्वस्थ रहना हो, सुखी रहना हो और सुंदर बनना हो तो खुश रहो। जो खुश रहते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, एकदम खुश रहते हैं तो पेट ठीक रहता है। और दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। देखो लो, सुन लो ये बात, जो दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका पेट खराब होगा, उनका दिल खराब होगा, उनका दिमाग खराब होगा। आप देख लो, जो भी दुखी रहता है, नाराज रहता है, गुस्सा करता है, सुबह से शाम तक नकारात्मक सोचता रहता है, पेट खराब हो जाता है, फिर दिल भारी हो जाता है, फिर दिमाग भारी हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं सोचता, आदमी पागल सा हुआ घूमता रहता है। इसलिए खुश रहो। खुश रहोगे, एक बार हंस के दिखाओ। हंसते ही पेट एकदम ठीक, और कब्ज हो ना तो एकदम फर्स्ट क्लास मोशन पास होता। जो खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनका पेट ठीक रहता है, उनका दिल ठीक रहता है, उसका दिमाग ठीक रहता है। खुश रहो। कुछ तो ऐसे ही सुबह से शाम तक ऐसे दुखी रहते हैं, मुंह बिगाड़ के बैठे रहते हैं। अरे मैंने कहा आदमी बनाया भगवान ने। बोला बाबा जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा तेरी किस्मत खराब होती तो भगवान गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कुछ बनाता तेरे को? तेरे को भगवान ने आदमी बनाया, इसका मतलब तेरी किस्मत अच्छी है, किस्मत तेरी खराब नहीं है। बोला बाबा जी मेरे तो भाग ही खराब है। कुछ तो ऐसे पता नहीं क्या मनहूस खड़ूस, उस सुबह से शाम तक हंसते ही नहीं, कभी भी ऐसे बैठे रहते। और उनको हंसने के लिए बोलो ना, भाई साहब थोड़ा हंस तो लो। बोला दिमाग खराब है तेरा। जो हंसने के लिए बोलो उसने कहा तेरा दिमाग खराब है ना। भाई नहीं, खुश रहो। खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। भगवान ने जो दिया है ठीक है, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ, लेकिन याद रखना तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी और 2 गज जमीन सबको मिल जाती है, बाकी हाय हाय कभी किसी की पूरी नहीं होती है। कल तो कुछ पढ़े लिखे आपस में मिले तब भी हाय हाय बोल रहे हैं। यो हाय हाय मत बोलियो ना भाई। सुनो, मैं कह रहा था जिंदगी को आनंद से जियो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सुखी रहोगे और सुंदर। जो आदमी खुश रहता है ना वो सुंदर हो जाता है, और जो सुबह से शाम तक दुखी नाराज रहता है ना वही राक्षस जैसा हो जाता है, भूत जैसा। उसके पास कोई बैठने को भी राजी नहीं होता। और जो खुश रहते हैं उनके पास में बैठने को दिल करता है, उनसे 2 बात करने को दिल करता है। वो जब घर में आते हैं तो रौनक सी आ जाती है, घर जन्नत हो जाता है। सुनो, ये तो बात खुश रहने की। चलिए अगली बात, घर में बड़ों की इज्जत करो। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माता पिता ना होते तो धरती पर हमारा जन्म, माँ बाप अनपढ़ रह करके हमें पढ़ाते हैं, भूखे रहे चाहे वो हमें खिलाते हैं, चाहे वो गरीबी में जिले हमें अमीर देखना चाहते हैं, चाहे वो अपना अपमान से ले हमारा सम्मान देखना चाहते हैं। जितना हित माँ बाप दुनिया में चाहते हैं, दुनिया में उतना हित कभी कोई चाह ही नहीं सकता। ये सच्ची बात है। माँ बाप की इज्जत करना,
उनके दिल को कभी नहीं दुखाना। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो माँ बाप की, बड़ों की दुआएं बहुत काम करती हैं, और जिनको माँ बाप की दुआएं, उनके आशीर्वाद नहीं मिलते, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बाप की, बड़ों की दुआएं, उनके आशीर्वाद, भगवान की कृपा, अपनी मेहनत, सही निर्णय और सबका सम्मान, ये 5 बातें ऐसी है जो इनको याद रखता है वो जिंदगी में सफलता के शिखर पर पहुंचता है। अब मैंने इतनी जल्दी जल्दी बता दी, थारा याद ही ना हुई होंगे। क्या बताया आगे बढ़ने के लिए? माता पिता, गुरु का, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, अपनी मेहनत और सही निर्णय और सबका सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर ऑल। ये 5 बातें हैं, और ये 5 भी ना याद रहे तो बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, यह आपको जिंदगी में ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, आपको सफल बनाता है। सब कामयाब होना चाहते, बुलंदी पर पहुंचना चाहते। 4 तरह के लोग रहते हैं, एक असफल लोग, एक सामान्य लोग, एक सफल लोग, और एक होते हैं दुनिया में कुछ आइकॉन जो पूरी दुनिया को दिशा देते हैं। सबके अंदर वो क्षमता है, उसको विकसित करना है। भाई बहनों, ये तो हुई बात कुछ जीवन के बारे में। हम सबका जीवन इतना ऊंचा हो, देख करके लगे ये ऋषि पुत्र है, ये आर्य पुत्र है, भगवान के बेटा बेटियां हैं। हम सब अपने आप को ऋषि पुत्र कहते हैं ना, हम सब अपने आप को भगवान की संतान कहते हैं, और पता लगा भगवान की संतान ऋषि पुत्र साध होते होते शिशि पुत्र हो गए। ये ठीक नहीं। आप लोगों में से तो कोई नहीं पीता होगा ना? लेकिन पीने वाले भी मुझसे प्यार करते हैं जरूर है? तो भाई आज के बाद यो काम बंद कर दीजिए। सुनो अगली बात, अब देश के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। लोग कहते बाबा ये 400 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ये 400 लाख करोड़ रुपया आ जाए तो हिंदुस्तान में कोई गरीब, हिंदुस्तान में महंगाई भी, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, आधी महंगाई तो ऐसे खत्म हो जाएगी। 50 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, महंगाई खत्म, गरीबी खत्म, अशिक्षा रहेगी नहीं और बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। आज भी हिंदुस्तान इतनी लूट के बावजूद, पहले विदेशियों ने लूटा, अपने देश के हुक्मरानों ने लूटा, अंग्रेजों ने, शकों ने, डचों ने, पुर्तगालों ने, सब ने लूटा हिंदुस्तान को, और आजादी के इन 64 वर्षों में अपने ही देश के इन लोगों ने तो लूट में की सारी हदें पार कर दी। साहब करीब 400 लाख करोड़ रुपए देश के भीतर और बाहर विदेश के जो टैक्स अवंस है वहां पर जमा है, और दूसरी तरफ दरिद्र भारत के कुछ लोगों के पास जरूर धन। जब फोर्ब्स की सूची छपती है, पूरी दुनिया के अमीर लोगों की सूची छपती है, तो उसमें भारत के कुछ अमीर लोगों का नाम आ जाता। भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक आदमी ने 10-10 हजार करोड़ रुपए के तो अपने मकान बना रखे। आपको सोच के हैरत होती होगी। लेकिन दूसरी तरफ 84 करोड़ लोग इस देश में दरिद्रता की जिंदगी जीते हैं। आखिर कभी इस देश में भी हमें वो दिन देखने को मिलेंगे जब एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, एक भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, गरीब ना रहे, बेरोजगार ना रहे, सब सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके। मैं उसी की बात कर रहा हूं आपसे, जरा सुनना गौर से। आजादी के 64 वर्षों में जितना भी धन लूट लूट करके बाहर जमा किया है, इसको वापस लाने की और इस काले धन को और विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में लाने के लिए 2 ही उपाय है। एक तो सभी जितने भी टॉप लोग हैं, अर्थात टॉप पॉलिटिशियन, जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, फिर इन्हीं में से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मैं एक आपसे बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में जो टॉप लेवल पर रहे हो, जो क्लास 1 ऑफिसर रहे हो, और जिनका कम से कम 20 करोड़ से ऊपर का जिनका बिजनेस है, इन 3 लोगों की जांच ठीक से हो जाए तो सारा का सारा मामला साफ हो जाए। अब इसका तरीका क्या है? इन 3 लोगों से एफिडेविट लिए जाएं, और खास करके पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, इनको तो हम पकड़ ही सकते हैं। पहले जरा सुनना गौर से इस बात को। एक तरीका है पूरी दुनिया से काला धन वापस लाने का, और वो है एक सिंपल केस दर्ज कर दो। और ये तरीका हम अब प्रधानमंत्री को भी बता रहे हैं और सारे राजनीतिक पार्टियों को भी बता रहे हैं, और जो इस तरीके से सहमत नहीं होगा समझ लेना वही बेईमान है, वही चोर है। और वो तरीका क्या है? जरा पहले तरीका सुन लो, फिर आपको पूरा समझ में आएगी बात। करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है एक हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया के देश इसको अपराध मानते हैं, इसको क्राइम मानते हैं। और यदि आप किसी भी देश के
को ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सूची सौंपेंगे कि भाई ये लोग हैं, इनके परिवारों के नाम, इनके रिश्तेदारों के नाम जो भी अवैध धन, अवैध संपत्ति हो हमें बता दो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सारे देश आपको सूचना दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने का समय लगेगा। भारत सरकार 64 वर्षों में जितने भी मैंने कहा टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और 20 करोड़ से ज्यादा का जिनके पास में धन है, संपत्ति है, इनकी सबकी लिस्ट बनाए और इन दुनिया में 204 देश हैं, 7 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की, इनको सौंप दे और 6 महीने में आपके पास लिस्ट आ जाएगी किसके पास कितना काला धन है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हिंदुस्तान का 400 लाख करोड़ रुपए इसका वापस मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात पूछता हूं भाई, जिसका विदेशों में धन नहीं है उसको तो इसके तहत कार्रवाई करने में कोई आपत्ति होगी ही नहीं। भाई हमारे ऊपर कर लो ना, मैं तो कहता हूं सबसे पहले मेरा नाम लिख लो भाई, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मांग लो भाई दुनिया से जानकारी, भाई हमारा कहीं एक पैसा भी काला धन तो नहीं है कहीं, और कहीं काली संपत्ति तो नहीं है। काला धन, अवैध संपत्ति, इलीगल मनी एंड इलीगल एसेट्स उसको बोला जाता अंग्रेजी में। तो भाई जो हमने मेहनत से नहीं कमाया उसके ऊपर हमारा अधिकार है। वो तो देश के 121 करोड़ लोगों की संपत्ति, उसी को मैं राष्ट्रीय संपत्ति कह रहा हूं। तो बोला ये काम होना चाहिए कि नहीं, और ये प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नहीं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसमें संविधान ने काले धन को हिंदुस्तान में लाने का, जैसे करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार हो, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात हो, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कानून बनाने की बात हो, व्यवस्था को बदलने की बात हो, ये तीनों अधिकार किसको दिए हुए हैं? केंद्र सरकार को। उसकी अब क्या करे, उसके पास अधिकार। अच्छा वो ना करे तो क्या करे? चलो अभी मैं एक पत्र लिख चुका हूं, आपको भी भारत स्वाभिमान की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप भी उसमें अपने रिएक्शंस देना और लाखों लोगों के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को पत्र सौंपने का काम करो। और वो ना करते हैं तब क्या करेंगे? तब एमएलए, एमपीज और मेयर्स, इनसे इंडिविजुअल हम लेंगे कि भाई आप राजी हो ना इस कर को करने में, तब क्या करेंगे? संसद में तो चोर इकट्ठे हो जाते हैं, वहां तो ये सहमति नहीं बनने देते किसी भी मुद्दे पर। इनको अलग अलग पकड़ो और पकड़ के इनसे सिग्नेचर कराओ, और जो सिग्नेचर ना करे वो पूरे देश को बताएंगे ये कैंपेन 2012 में चलाएंगे और उस समय आपको साथ देना है। कुछ लोगों के हम यहां जाएंगे और कुछ लोगों के आप जाएंगे, आप अपने वाला संभाल लेना। बोलो आप लोग अपने वाला संभाल लोगे? और जो ना सिग्नेचर करे उसको ही ब्लैक लिस्ट कर दो। बोलो भाई इसका मतलब यही बेईमान है, नहीं तो इसको दिक्कत क्या हो रही है? ये काम होगा, ये है प्रोसेस ब्लैक मनी को वापस लाने का। और हम तो कहते हैं आ जाओ, भारतीय राजनीति का हम 3 मुद्दों पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं: ब्लैक मनी, करप्शन एंड चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम। व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और इसी से देश की दशा और दिशा बदलेगी। फिर आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। अरे अपने हिंदुस्तान के तो बच्चे पढ़ लेंगे, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, दलित के, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, ग्रामवासी, इतने स्कूल कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, अपने देश के तो बच्चे पढ़ ही लेंगे। जैसे पहले नालंदा, तक्षशिला आदि में दुनिया के बच्चे पढ़ने आया करते थे, ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा। शिक्षा में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नौकरियां इतनी मिल जाएंगी, 400 लाख करोड़ रुपए। इतने पतन के बाद भी आज भारत चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था है। 732 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अमेरिका की, 503 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चीन की, और 215 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जापान की, और 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भारत की है। जब ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आएगा तो हमारी जो है विकास दर, जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगी। 1 साल के अंदर अमेरिका से ऊपर पहुंच जाएंगे, और 2020 तक तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर और स्पिरिचुअल पावर होगा, और यह हम अपने हाथों से अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। ये संकल्प आप लेकर के जाएंगे। भाई बहनों, मैं इसे इस बात को कह रहा हूं, आरक्षण का समाधान, शिक्षा में आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी नौकरियां होंगी, इतनी नौकरियां हमारे यहां होंगी, अरे अपने लोगों को तो हम काम दे ही पाएंगे। इतना काम होगा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां पर आकर के हमारे खेत हमारे होंगे और अंग्रेज यहां हल चलाएंगे। इतना सच्ची बात कह रहा हूं आपको। ये आपको अभी तो लग रहा है ये सारा सपना सा होगा। अरे अभी भी तो हमारे लोग जाकर के वहां झाड़ू पोछा करते हैं विदेशों में, पेट्रोल पंप उनके होते हैं भरने वाले हमारे, एयरपोर्ट उनके होते हैं सफाई करने वाले हमारे लोग। ये क्या चक्कर है? अरे जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की करेंसी स्ट्रांग होती है, सारी दुनिया उसकी, ये तो दुनिया आर्थिक दुनिया है, ये तो आर्थिक युग है। जिसके पास पैसा, जिसकी गांठ में दम है, उसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ती है भाई।
ये हिंदुस्तान की हालात होगी। भाई बहनों, ऐसा मुल्क हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो इस मुद्दे के ऊपर सबको मिलकर के काम करना होगा और हम सब मिलकर के इस काम को भी एक मुकाम तक लेकर के जाएंगे। मैं कह रहे थे ये आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान में। अरे इतनी दौलत होगी, कोई सोच नहीं सकता। पहले भी बहुत दौलत थी। कौन कहता भारत गरीब है? न भारत गरीब था, न भारत गरीब है, और न इस भारत को गरीब रहने देना है। भारत जैसा तो धनवान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसको तो लूट लिया कुछ बेईमान लोगों ने। यही मैं सच पूरे देश को बताता हूं। मैं कोई सपना नहीं दिखाता आपको। भाई बहनों, ये काम अपने को मिलकर के करना है। ये मैंने कुछ बातें देह के बारे में रखी, देश के बारे में रखी। शरीर तंत्र को तो ठीक करना है योग से, और सबको मिलकर के लोकतंत्र को भी ठीक करना है। लोकतंत्र को कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र बना दिया। आपको योग का व्रत लेना है, स्वदेशी का व्रत लेना है। विदेशी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा कहां जाता है? तो देश का पैसा कहां रहना चाहिए? देश में। इसलिए स्वदेशी का व्रत लो, योग का व्रत लो, और इसके साथ साथ नशा मुक्ति का व्रत लेकर के जाएंगे